डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये जीएस के प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। ये इकोनॉमी के प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 मनमोहन सिंह, ऑप्शन 3 चाणक्य, ऑप्शन 4 अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। अगर पूछे कि इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। मनमोहन सिंह की बात करें तो यहाँ मनमोहन सिंह के समय एलपीजी जो 1991 में आई थी, लिबरलाइजेशन, प्रोवाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चाणक्य की बात करें तो इसे हम कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इसका संबंध अर्थ इकोनॉमी से नहीं बल्कि इसका संबंध एक राजनीतिक से है। अमर्त्य सेन की बात करें तो इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमी का। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र की छोटी आर्थिक इकाई। अर्थशास्त्र की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन 1 व्यष्टि अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 2 समष्टि अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 दोनों। जो अर्थशास्त्र की जो छोटी इकाइयाँ हों उसके ये व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो छोटी होती हैं, जैसे कोई सिंगल होता है, जैसे मतलब कोई एक कंपनी होती है, जैसे उसे जो बहुत छोटी इकाइयाँ होती हैं उसे व्यष्टि अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था मतलब कोई संस्था, कोई 2 या 2 से अधिक संस्था मिलकर या कोई 2 या 2 से अधिक के समूह को समष्टि के अंतर्गत कहते हैं। लेकिन जो व्यष्टि उसमें सिंगल होती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? जो इंडियन इकोनॉमी है वो किस प्रकार की इकोनॉमी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन 1 विकासशील अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 2 विकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 3 अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था वह विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। जैसे अमेरिका हो गए, जापान हो गए, ये आते हैं विकसित अर्थव्यवस्था में। लेकिन जो अफ्रीकन कंट्री हो, अधिकतर अफ्रीकन कंट्री वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। लेकिन जो भारत हुआ है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित होती है? जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है सर्वप्रथम उसने किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? ऑप्शन 1 जॉन कीन्स, ऑप्शन 2 एडम स्मिथ, ऑप्शन 3 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 4 कौटिल्य। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना दी थी जॉन कीन्स। इन्हें मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई क्योंकि निजी और सार्वजनिक दोनों को मिलाकर निजी अर्थव्यवस्था बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? क्लोज इकोनॉमी से क्या आशय है? ऑप्शन 1 जहां पर आयात और निर्यात पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो, ऑप्शन 2 जहां पर आयात किया जाता हो परंतु निर्यात न किया जाता हो, अर्थात सामान कोई खरीद लिया जाए पर को बेचा न जाए, क्या यह होगा? ऑप्शन 3 है जहां पर आयात और निर्यात दोनों किए जाएं, ऑप्शन 4 जहां पर निर्यात किया जाए परंतु आयात नहीं, अर्थात हम सामान को बेच सकते हैं परंतु खरीद नहीं सकते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जहाँ पर ना तो आयात किया जाए ना तो निर्यात किया जाए।
अगर पूछे जो ये जो खुली अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर आयात और निर्यात सभी किए जाते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में ना तो आयात किए जाते हैं, ना तो निर्यात किए जाते हैं, दोनों पूर्ण रूप से बंद हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कृषि, मत्स्य, खनन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन 1 प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन 2 द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन 3 तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन 4 चतुर्थ क्षेत्र। जो इसका ऑप्शन सही है ए प्राथमिक क्षेत्र। जो कृषि आता है, मत्स्य, खनन, उत्खनन, जो वन आते हैं, वे सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो द्वितीयक क्षेत्र आते हैं, इसमें निर्माण, विनिर्माण और बिजली आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में सेवा, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे रेलवे, हवाई जहाज, जो सेवा प्रदान करती है वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। और जो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक का है, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? अर्थात जो उच्च स्तर की जो संस्थाएं होती हैं और वह उच्च स्तर की जो निर्णय लेती है, वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन 1 पंचम क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन 2 द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन 3 तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। जो उच्च स्तरीय की जो संस्था जो निर्णय लेती है, वह आती हैं पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। मैंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय बता दिए थे ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन 1 1969, ऑप्शन 2 1970, ऑप्शन 3 1977, ऑप्शन 4 1980। जो सर्वप्रथम, क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हो गया था, लेकिन उस समय केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन जो वर्तमान में अब दिए जाते हैं वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो जो क्योंकि उस जो जब 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, उस समय इकोनॉमी का पुरस्कार नहीं दिया जाता था। इकोनॉमी पुरस्कार को 1969 में सर्वप्रथम जोड़ा गया था, और 1969 से फिर इकोनॉमी को जोड़ दिया गया और 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1969 में किन किन लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अभी इसका जवाब मैंने बताया भी था पहले क्वेश्चन में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन 1 अमर्त्य सेन, ऑप्शन 2 अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन 2 सीवी रमन, ऑप्शन 4 रविंद्रनाथ टैगोर। जो इकोनॉमी का सर्वप्रथम भारतीय मूल जो प्रथम व्यक्ति जिसको इकोनॉमी का पुरस्कार मिला था, वो भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में मिला था। और पूछे कि अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला था। सीवी रमन की बात करें इकोनॉमी के लिए, सीवी रमन की बात करें तो इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हीं के जन्मदिवस को जो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की, तभी रमन प्रभाव की खोज के कारण 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला था, और पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। अमर्त्य सेन को 1998 में, अभिजीत बनर्जी को 2019 में, ये दोनों को इकोनॉमी के लिए मिला है। सीवी रमन को भौतिकी के लिए 1930 में मिले थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में हिंदी के लिए गीतांजलि जो साहित्य है उसकी में गीतांजलि के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 10, हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन 1 एडम स्मिथ ने, ऑप्शन 2 कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन 3 मनमोहन सिंह ने, ऑप्शन 4 महबूब उल हक ने। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया है।
अगर पूछे कि अम जो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों ने मिलकर जो मानव विकास सूचकांक ये शुरू किया था, इसलिए महबूब उल हक को मानव विकास सूचकांक का जनक माना जाता है, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों को। तो बताइए आज आपको यह वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।